करिश्मा और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, यूं तो आपको हम हमेशा ही मशहूर शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम सभी की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है बैंक। सरकारी बैंक अच्छी है कि प्राइवेट बैंक अच्छी है, ये इसको लेकर हमेशा जनता में एक विवाद रहा है। तो आज हमारे साथ है संजय दास जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। 56वीं वर्षगांठ की आपको और आपके पूरे बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। ये आप लोग जो 56वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और इस मौके पर आप लोगों को क्या खास देने वाले हैं? ये 56वीं जो वर्षगांठ जो हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इसका मूल मुद्दा यही है कि देश को, आम जनता को ये जानकारी देना कि ये दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1969 के 19 जुलाई जब मैडम इंदिरा गांधी ने जब बैंक जातीयकरण की घोषणा की थी, ये था बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ा। आज तक देश में इकोनॉमिक पॉलिसी में जितना सुधार आया है, उससे सबसे बड़ा फायदाकारी वो जो है, फायदा देने वाला सुधार है, संस्कार है, कुछ भी बोलिए। क्योंकि ये सरकारी क्षेत्रों के बैंक का, आज आप जो बोल रहे थे कि आज देश बैंक निर्भर हो गया है, बैंक निर्भर भारत हो गया है, क्योंकि आम जनता का साथ बैंक ये जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? ना सरकारी क्षेत्रों के बैंक। क्योंकि पहले जो ये बैंक जातीयकरण का पहले जितना बैंक देश में था, पहले तो बात है कि 1948 से लेकर के 1969 तक हर रोज इतना एक बैंक डूबता था और आम जनता का जो पैसा वो डूबता था। इसलिए लोगों का, आम जनता का जो विश्वास नहीं होता था बैंक के ऊपर, वो नहीं था। और हर बैंक था कि कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट द्वारा ही स्थापित किया गया था, इसलिए वो कॉर्पोरेट अपना फायदा देखते थे, आम जनता का फायदा नहीं देखते थे। इसलिए मैडम गांधी ने 1969 में सोचे कि ये कम से कम अगर देश की आर्थिक प्रगति, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर करना है, तो देश को जो बैंकिंग सेवा जो है, जिसके द्वारा हम सरकारी बहुत सारी योजनाओं को शामिल करेंगे, उसका ऊपर सरकार की नियंत्रण होनी चाहिए। ये सरकार के नियंत्रण करने के चलते ही उन्होंने बैंक जातीयकरण किया था। क्योंकि वो इसका पहले 1969 का पहले आप देखते हैं कि PL 480 के द्वारा हमको गेहूं या बहुत सारे फूड ग्रेन्स जो है अमेरिका से हमको लेना पड़ता था, मांगना पड़ता था। ये उसका बाद जो बैंक जातीयकरण हुआ था, देश की कोने कोने हमारे शाखाएं फैल गई और किसानों ने खेती करने लगा। और छोटे मोटे गांव में जितना छोटे छोटे उद्योगपति, मझारी वर्ग के उद्योगपति से लेकर के कलाकार लोग अपना काम धंधा करने लगे। उसका चलते ग्रामीण क्षेत्रों की थोड़ा सा सामूहिक प्रगति हुआ और होते होते देखा कि इसका नतीजा यही निकला कि हरित क्रांति हुआ, जो कि हमको सारा अमेरिका से उधार लेना पड़ता था खाने के लिए। अब हम अभी देश को सारे विश्व को हम खिला सकते हैं। हमारे मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये बहुत सारे देश के दौरा करने के टाइम बोले थे हम आधा विश्व को खिला सकते हैं। ये हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे फूड ग्रेन्स में वी आर द हाईएस्ट और द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स। तो ये सब हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों का प्रगति जब 20 दिन से हुआ था। देश की कोने कोने हमारे जो PSU बैंक का जो शाखा जो खोला था, इसका चलते ही हुआ था। हरित क्रांति हुआ, दुग्ध क्रांति हुआ, मत्स्य क्रांति हुआ और देश प्रगति करने लगा। और 1969 का पहले हमारे जो ग्रोथ रेट था 3% to 3.4% था, जो कि 1975 में जाकर के देखिए होगा कि उसका 9% तक चला गया, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी जातीयकरण हुआ था, कोल इंडिया का भी जातीयकरण हुआ था करके आज ये स्थिति में है, देश स्वनिर्भर है। एक प्रश्न ये है कि अभी हर जगह प्राइवेट करने का बहुत ज्यादा हो रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दो, कई सारे और सरकारी क्षेत्र है प्राइवेट कर दो, तो बैंक को प्राइवेट करने की भी बात आ रही थी कि बैंकों को भी प्राइवेट किया जाए। तो ये करना कितना सही होगा और इससे क्या जो है आम जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये बताइए। क्योंकि कई सारे हमने देखा प्राइवेट बैंक्स भी बंद हुए हैं, तो उसको सरकारी बैंक ने जो है अपना साथ दिया है। तो इसको आप किस ये बात है जो आम जनता को मालूम है, क्योंकि जब जब कोई प्राइवेट बैंक 1969 से लेकर के आज तक कोई सरकारी क्षेत्र के बैंक बंद होना तो दूर की बात, कोई समस्या का सम्मुखीन नहीं भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट बैंक को बंद करना पड़ा। जब जब कोई प्राइवेट बैंक बंद हो चुका है, तब जाकर के सरकारी क्षेत्र बैंक ने उसको गोदी में ले लिया, ताकि आम जनता का जो जमा पूंजी उसका पानी में ना जाए, उसका चूना न लग जाए। ओरिएंटल बैंक से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जिस टाइम इतना बड़ा बैंक, इतना धूमधाम से उसको ओपन किया गया था, ये भी
ठप हुआ था। उस टाइम हमारे जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आकर के उसको दिया था। इसका पहले आप देखिएगा तो इतिहास न्यू इंडिया बैंक ऑफ इंडिया, अगर जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिस टाइम उसका ये हालत हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक आकर के उसको गोद में लिया। बैंक ऑफ करद हम लोग बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों ने ले लिया। ऐसे बहुत सारे बैंक है जो कि जब झमेला में आया था, उसको समस्या हुआ था, आकर के सरकारी क्षेत्र का ही बैंक लिया था। अगर आज सरकारी क्षेत्रों की बैंक अगर नहीं रहे तो प्राइवेट बैंक को अगर ठप होता है तो कौन उसको सेव करने के लिए आएगा? पहला बात तो ये है। अब देखिए प्राइवेट बैंक क्या है, ये उसको प्रॉफिट सिर्फ दिखता है, उसका मेन मुद्दा है, कोई भी प्राइवेट कंसर्न की मेन मुद्दा है प्रॉफिट। तो वो अगर प्रॉफिट दिखेगा तो आम जनता का, हमारे देश जो है कल्याणकारी राष्ट्र है, देश की कल्याण, देश की हित, आम जनता की हित तक कौन देखेगा? अगर प्रॉफिट के लिए कोई व्यवसाय करेगा तो आम जनता को कौन देखेगा? आम जनता से ही एक जो है सवाल निकल कर आ रहा है कि आम जनता से कई बार सुनने को मिलता है कि सरकारी बैंक के सर्विसेज अच्छे नहीं होते हैं, कभी जाओ तो लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ेगा, या उनका अगर टिफिन टाइम हो गया तो वो अपने उस टाइम में एकदम रिजिड होके टिफिन टाइम में ही है, किसी की समस्याएं होती है तो उसको लंबा खींचा जाता है। तो इसको लेकर आप कैसे जो इसमें कैसे सुधार? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जनता को एक मिथ चलता है कि सरकारी क्षेत्रों की बैंक अगर वे सरकारी हो जाएंगे तो सेवाएं परिसेवा अच्छा मिलेगा। ये पहला सवाल का जवाब मैं देता हूं। एयर इंडिया को देखा ना, अभी फिलहाल में एयर इंडिया को देखा। पहले एयर इंडिया सरकारी क्षेत्रों में थे। एयर इंडिया को तो पानी का भाव में बिका गया था, सिर्फ 18,000 करोड़ में बिका गया है एयर इंडिया को। एयर इंडिया आप देखे हैं ना, एयर इंडिया का क्या आप तो देखें क्या उसका कारण है, अभी तक विभाग के नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब सर्विस का बारे में तो बहुत चर्चा हो रहा है। एयर इंडिया का, इंडिगो का, सारे जो ये है उसका सर्विसेज के लिए बहुत सोचा जा रहा है। अब देखिए बीएसएनएल, अभी आपको जियो, बीएसएनएल को 4G तो दूर की बात है, 5G तो दूर की बात है, 4G देने के लिए इनकार किया गया था। जियो एयरटेल पहले क्या था, धीरे एकदम मुफ्त में आया था, अब धीरे धीरे हर महीना उसका नेट का चार्ज बढ़ते जा रहा है। लेकिन आम तो आपको ये कहेंगे, पहले एयर इंडिया जिस टाइम सरकारी क्षेत्रों में था, आप अगर याद कीजिएगा, देखिएगा कि चेन्नई में जो फ्लड हुआ था, केरला में जो फ्लड हुआ था, लोगों को वहां से मुफ्त में लाया था अपना जगह में। और अब देखिए क्या है, ये जो हमारे जो पहलगांव में जो कांड हुआ था, जो उसका बाद लोग जब वापस आना चाह रहा था, 30,000 40,000 पर रेट से उसको आना पड़ा। यही है फर्क। तो इससे आम जनता को पता चलना चाहिए। बीएसएनएल जिस टाइम बहुत जगह में भूकंप हुआ है, बहुत जगह में बाढ़ आया है, बीएसएनएल फ्री सर्विस दिया है। जहां कोई सर्विस नहीं मिलता है, आज भी कश्मीर में कोई आपका सर्विसेज नहीं चलता है, लेकिन बीएसएनएल का सर्विस चलता है और मुफ्त में वो सर्विस देते हैं। इस टाइम जो फ्लड का टाइम मुफ्त में सर्विस, सरकारी क्षेत्रों का सर्विस अच्छा ही है। और आप जो बोल रहे हैं बैंकिंग के जरिए, प्राइवेट बैंक में तो घुसने का अधिकार आम जनता का अधिकांश का नहीं है। जो बड़े बड़े अमानत रखते हैं उसी को घुसने का जगह है। छोटा कपड़ा पहन के, धोती पहन के कोई लोग उसमें जा ही नहीं सकता है। मिनिमम जो बैलेंस उसमें रखना पड़ता है 25,000 30,000। हमारे यहाँ तो आम जनता सब कोई आते हैं। और ये देखिए आपका जो सरकारी जितना योजनाएं हैं, जनधन से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये सब कौन करते हैं? सरकारी बैंक करते हैं। ये तो आम जनता के लिए सरकार को अगर प्रगति अगर करना है तो सरकार की जितना योजना है इसको लागू करना होगा। अगर सरकारी क्षेत्रों के बैंक नहीं, क्योंकि ये सब में हमको कोई फायदा नहीं होता है। अटल पेंशन योजना में हमको कोई फायदा नहीं होता है, नोटबंदी में हमको कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग सिर्फ फायदा के लिए नहीं सोचते हैं, हम देश के हित के लिए सोचते हैं। क्योंकि ये हमारे जो कंट्री है, हमारे जो देश है, ये कल्याणकारी राष्ट्र है। देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए हमें सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम सोचेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक समय था जब सरकारी बैंक काफी नुकसान में जा रहे थे, अभी फायदे में जा रहे हैं। काफी फायदा हो रहा है, सरकारी बैंकों को परिवर्तन भी दिख रहा है और आप लोग सेवाएं भी देने के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। तो ये नुकसान, इतने नुकसान से ये फायदे की ओर जाना, ये कैसे हो पाया, ये बताइए। ये बहुत एक तो अच्छा सवाल है, जो कि जिसका जानकारी आजकल का नौजवान, आजकल का नई पीढ़ियों का, खास करके लीडर को भी नहीं है।
मैं आपको कहा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखना पड़ेगा क्यों उस टाइम प्रॉब्लम में आए थे। प्रॉब्लम में हम इसीलिए आए थे, आपको याद है 2008 में जो सारे विश्व में आर्थिक मंदा हुआ था, बिल्कुल। वो आर्थिक मंदा के टाइम क्या हुआ था, उसका डायरेक्ट अवसर तो हम लोग को ऊपर नहीं पड़ा था, क्योंकि हम लोग का ये बैंकिंग क्षेत्र राष्ट्र द्वारा परिचालित होता था। डायरेक्ट ये हमारे इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, उनको फॉरेन से उनको मॉनिटरी सपोर्ट मिलता था फॉर ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जैसे आपका कोल सेक्टर, जैसे आपका पावर, बिजली, सड़क जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजली को देना, सड़क बनाना, ये बड़े बड़े बीज हो रहा है, ये हो रहा है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग। इसका जो है टेन्योर होता है बहुत बड़ा, मीन्स ये शॉर्ट टेन्योर में लोन नहीं दिया जाता है, 15 साल 20 साल इसका रिपेमेंट पीरियड होता है। ये सब बड़े बड़े उद्योगपति करते थे, लेकिन जैसे फॉरेन का जो इनफ्लो कम हो गया है, उस टाइम एक्चुअली देखिए 2009 में जिस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक जिस टाइम बैंकिंग सेक्टर को $2 बिलियन लोन का रूप में दिया था, उस टाइम बोले थे कि इंडिया में ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे आर वेरी डूइंग वेल। उसका बाद सरकार ने क्या किया, ये जो डेवलपमेंटल बैंकिंग सेक्टर को वो जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को कमर्शियल बैंक का रूप में वो कन्वर्ट किया। जो डेवलपमेंटल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग को जो काम करते थे, वो काम कमर्शियल बैंक का ऊपर आ गया। जैसे आईडीबीआई को कमर्शियल बैंक बना दिया था, जैसे आपका जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसे आईआईसीसीआई को उसको आईसीआई के अंदर में जाकर के मार्च करके उसको टारगेट कर दिया गया था। इसीलिए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम धाम, वो थोड़ा सा जोखिम वाला काम है, जोखिम वाला सेक्टर है, वो हम पर थोपा गया था। लेकिन ये था नेशनल कॉल, आपको रोड बनाना ही है, ब्रिज बनाना ही है, आपको बिजली देना ही है, सड़क बनाना ही है, इसलिए जो नेशनल कॉल था वो हम पर थोपा गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, नेशनलाइज्ड बैंक वो सब काम करेंगे, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपति को हम लोग पर लोन देने लगे, बड़े बड़े उद्योगपति को लोन देने लगे। लेकिन लोन देने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा जोखिम से मैंने बोला, इस टाइम सरकार ने नए प्रोजेक्ट लाया कि सीडीएस, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एसडीआर, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स हम देख रहे हैं उसका वसूली नहीं हो रहा है, वो एनपीए का तहत जा रहा है, फिर भी उसको रिस्ट्रक्चरिंग करके कारपेट का नीचे डाला गया था। हम तुरंत उसको सुधार नहीं कर पाए, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन सरकार ने नई पद्धति लेके आया, नए प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेके आया, नए क्वालिटी लेके आया, बोला कि नहीं आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑल ऑफ ए सडन ये सारे लोन को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि एनपीए। इसका चलते बैंक को इतना मीन्स झमेला का सामना करना पड़ा। यही हुआ था कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग, ये उस टाइम कोई प्राइवेट बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी बैंक जो बोले ना, सरकारी बैंक का काम है देश के हित के लिए काम करना, चाहे वो जोखिम क्षेत्र हो चाहे कोई प्रॉफिटेबल क्षेत्र हो, उसमें हम लोग काम करते हुए हम लोग को ये दशा हुआ था। लेकिन उससे भी सुधार करके आते हुए आज देखिएगा कि पिछले 5-6 साल में ये हम प्रॉफिट कर रहे हैं, हर बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं। इस बार भी देखे होंगे अभी तक 3-4 बैंक ने जो दिया है 22,000 करोड़ डिविडेंड सरकार को दिया है, और देंगे बहुत सारे बैंक। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लाइन है 8,000 से ऊपर ज्यादा करोड़ उसका डिविडेंड है। हम लोग हर साल उसको डिविडेंड देते हैं, सरकार को डिविडेंड देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आने वाले 10-15 साल या 5-10 सालों में आप सरकारी बैंक को कहाँ देखते हैं? सरकारी बैंक की देश के हित के लिए, देश की अर्थनीति की प्रगति के लिए एक ही सोल्यूशन है, सरकारी बैंक को और बढ़ावा देना। क्योंकि देखिए जो रफ्तार से सरकारी क्षेत्र की बैंक की शाखाएं का विस्तार हो रहा था 1991 में, वो जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के चलते वो थोड़ा सा रुक गया था, शाखाएं उतना विस्तार नहीं हो रहा था जी। वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो आपको जो इन्वेस्टमेंट जो धीरे धीरे मीन्स 15-16% से लेकर के 1969 का पहले 15-16% था विलेज इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ते बढ़ते 65% हो गया था। लेकिन 1991 में वो जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, उसके तहत जैसे बैंक खोलना बंद हो गया है, वो धीरे धीरे फिर कम होते जा रहा था। इसीलिए देखिए सरकार मीन्स गवर्नमेंट ने अभी भोग रहा था कि हमारे जीडीपी कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। देश की प्रगति के लिए अगर हम सोचते हैं
सबका साथ सबका विकास को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारी सरकारी क्षेत्रों के बैंक की और मदद करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्रों की बैंक की और गांव-गांव में जाकर के शाखाएं खोलना पड़ेगा। उसका साथ साथ हमारे देश की सबसे बड़ा समस्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बेरोजगारी का समस्या है। ये बेरोजगारी समस्या भी हल हो सकता है अगर नियुक्ति ठीक ठाक ढंग से हमारे सरकारी क्षेत्र की बैंक को शाखाएं खोल करके उसमें नियुक्ति करके हमारे नए जवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा हम उसको नियुक्ति करेंगे, उसका साथ साथ क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं कि हमारे परिसेवा अच्छा नहीं है, वो परिसेवा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम परिसेवा ठीक ठाक ढंग से नहीं दे पाते हैं। जो भी मैंने बोला कि बाद में आते हैं, परिसेवा हम लोग चाहते हैं, हम लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जो काम हम लोग पहले 10 आदमी से करते थे, अभी वो ही काम हम 2 आदमी से कर रहे हैं। आप तुलना कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंक और हमारे बैंक, प्राइवेट बैंक में हो सकता है कि दिन भर में 4 कस्टमर आते हैं, लेकिन यहाँ 6-7 स्टाफ है। हमारे यहाँ दिन भर में 200-300 लोग आते हैं, हमारे यहाँ स्टाफ है कुल मिला के 3 है कि 4 है। तो कंपेयर विद द कंपेरेबल्स, हम लोग हमेशा बोलते हैं कंपेयर करने के लिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, सरकारी बैंक की यही ताकत है, कितना हो खराब परिस्थिति में डाल दीजिए, वो ठीक उभार के आ जाएगा। वो आज प्रमाण करके दिखाया। इतना आपने कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर लागू किया है, हमारे ऊपर मीन्स ठीक ठाक ढंग से आपने हमको देखा नहीं। हमारे जो समस्या है वो समस्या आपने अनसुना करने की कोशिश किया, फिर भी हम लोग दिखा दिए कि हम लोग भी प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, नियुक्ति कीजिए, देश की कोने कोने शाखाएं खोल दीजिए, सो दैट कि हमारे देश की आर्थिक जो बुनियाद ये और थोड़ा सा मजबूत हो जाए और देश के नौजवानों को नौकरी मिल जाए। देश की जो ग्राहक है उसका विश्वसनीयता और बढ़े और उसको सर्विस अच्छा मिले। बैंकिंग में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं और सरकारी बैंकों से कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि युवा हो या शुरू से ये आया है कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी सरकारी जब कहीं नौकरी मिलती है तो उसका एक अलग ही लोगों में जोश रहता है। सारे नौजवान जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, खास करके सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करने आ रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि सरकारी क्षेत्रों के बैंक में आइए, जी जान लगा के काम कीजिए। क्योंकि काम करना, पैसा कमाना एक चीज होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरा चीज होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन आपको ही मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के, मैंने भी खुद भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिन काम किया, मैनेजर के रूप में बहुत जगह में, उसमें जो आनंद जो मिलता है, क्योंकि आप एक भागीदार बन जाते हैं जिस सरकार ग्रामीण जो उन्नति है, ग्रामीण जो प्रगति है, उसका आप एक भागीदार बन जाते हैं। जब छोटे छोटे किसान को जब लोन देते हैं, छोटे छोटे उद्योगपति को जब लोन देते हैं, वो लोन देने के बाद जब तैराकी करने लगते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की जब उन्नति होने लगता है, तो मुझे लगता है जो सरकार आप प्रगति कर रहा है उसका मैं भी भागीदार हूं, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। मैंने इसीलिए सारे युवा को मैं बोलूंगा, अच्छा ढंग से जी जान लगा के काम कीजिए, देश के हित के लिए काम कीजिए। हम एक कल्याणकारी राष्ट्र है, देश के कल्याण कीजिए, खुद का कल्याण कीजिए, आनंद में रहिए। युवा शक्ति के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा शक्ति, देखिए आपका नाम ही जो है युवा शक्ति, युवा शक्ति, ये सही में युवा आज देश की, हमारे भारत जैसा देश जहां 65% जो युवा ही है, तो ये तो बहुत बड़ा शक्ति है। युवा शक्ति को ठीक ढंग से हमको परिचालन करना है। हम लोग जो उनसे थोड़ा सा जो सीनियर है, सारे जो ये जो आप जो संवाद पत्र माध्यम है, ये जो चौथा स्तंभ है, ये आपका भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, युवा को ठीक रास्ता पर परिचालन करना, युवा को ठीक रास्ता में ले जाना। मैं आपको युवा शक्ति को संदेश दूंगा कि आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार आप लोग इसी तरह को संवाद को आप आम जनता का सामने लाते हैं। मैं आने वाले दिनों में भी आशा करूंगा आपका भी और बहुत सारे प्रगति हो। हम लोग आपका साथ है। युवा शक्ति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।